हेलो यू ऑल, वेलकम टू नॉलेज यू। ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज की ये 5वीं वीडियो है, तो इस सीरीज की प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर करें। इस सीरीज में हम ऐसे क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और हर एक क्वेश्चन में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो और आपके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सकें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जनिक प्रक्रियाओं का एक उदाहरण है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सोजेनिक प्रोसेस यानी बहिर्जनिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि ये किसका पार्ट है। तो ये एक्चुअल में जियोमॉर्फिक प्रोसेस का यानी भू आकृतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो प्रोसेसेस हैं जो अर्थ के लैंड एरिया पे यानी उसके क्रस्ट पे कुछ बदलाव लाते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेस और इंडोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक में जो एक्सो है उसका मतलब होता है बाहरी। तो जो बाहरी प्रक्रियाएं हैं यानी जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में अर्थ के सरफेस पर जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि वेदरिंग है जिसे अपक्षय कहा जाता है, इरोजन जिसे क्षरण कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, डिपोजिशन यानी जमाव, डेनुडेशन यानी अनच्छादन, इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी की सतह पर हो रही हैं उन्हें एक्सोजेनिक प्रोसेसेस कहते हैं। और ये प्रोसेस कुछ एजेंट्स के द्वारा होते हैं, जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गया और बर्फ हो गया, जो इस प्रक्रिया को संचालित करते हैं। और एंडोजेनिक प्रोसेस यानी अंतर्जनित बल वो प्रक्रिया है जो पृथ्वी के अंदर जो भी प्रेशर ओरिजिनेट होता है उसको डिस्क्राइब करता है, यानी पृथ्वी के अंदर जो भी दबाव उत्पन्न हो रहा है उसका वर्णन करती है, जैसे कि वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया और माउंटेन फॉर्मेशन हो गया। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एक्सोजेनिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर है वेदरिंग यानी अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following regions in India is known for its rich reserves of bauxite, the ore of aluminium? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का एक अयस्क है उसके समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में मेनली उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वो एरिया हैं जहाँ पे बॉक्साइट अधिक मात्रा में पाया जाता है, और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्राइमरी ओर है यानी एल्यूमिनियम का अयस्क है, और भारत में उड़ीसा सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ रेनफॉल कॉज्ड बाय द एसेंट ऑफ मॉइस्ट एयर ओवर अ माउंटेन बैरियर इज नोन एज? एक पर्वत अवरोध पर नम हवा की चढ़ाई के कारण होने वाली वर्षा के प्रकार को किस रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम ये समझते हैं कि कितनी तरह की रेनफॉल होती हैं, यानी कितनी तरह की वर्षा होती हैं। तो रेनफॉल को यानी वर्षा को 3 टाइप्स में बांटा गया है। कन्वेक्शनल रेनफॉल जिसे संवहनी वर्षा कहते हैं, जब सोलर रेडिएशन से यानी सनलाइट से अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है तो जो गर्म हवा है वो ऊपर राइज करती है और फैलती है, एक्सपैंड करती है, और इसकी वजह से कन्वेक्शनल एयर करेंट्स यानी संवहनी वायु धाराओं का निर्माण होता है, और जब ये ऊपर असेंड करती हैं तो ये कंडेंस हो जाती हैं और फिर ये बारिश के रूप में नीचे आती हैं। और ये वर्षा शाम के समय इक्वेटोरियल रीजन में यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में रेगुलर बेसिस पे होती है, और गर्मियों के महीने में इस तरह की रेनफॉल ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में भी होती है। और रेनफॉल का दूसरा टाइप है साइक्लोनिक रेनफॉल, जिसे फ्रंटल रेनफॉल भी कहते हैं, और इसे चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है, और ये वर्षा चक्रवात के दौरान यानी जब साइक्लोन्स आते हैं तब होती है। और थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल है ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसे रिलीफ रेनफॉल या राहत वर्षा कहते हैं। ये वर्षा तब होती है जब हवा को ऊंचे पहाड़ के अगेंस्ट उठने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ से एयर फ्लो कर रही है और बीच में एक पहाड़ आ गया, तो ये पहाड़ क्या करेगा, इस हवा के रास्ते को ब्लॉक करेगा और इसे ऊपर उठने के लिए मजबूर करेगा। तो जब ये हवा ऊपर उठेगी तो ये ठंडी होने लगेगी और कंडेंस होकर के ये बादलों का निर्माण करेगी और यहीं पे बारिश कर देगी, और वो हवा पहाड़ के इस साइड पे नहीं पहुंच पाएगी। तो जिस साइड पे हवा ब्लॉक हो रही है और ऊपर राइज कर रही है और बारिश कर रही है उसे विंडवर्ड साइड कहेंगे,
और इस पहाड़ का जो दूसरा साइड है जहाँ पे बारिश वाली हवा नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ बारिश नहीं होगी, उसे लीवर्ड साइड कहेंगे और साथ ही साथ इसे रेन शैडो एरिया भी कहा जाएगा। तो हमने ये समझा कि रेनफॉल 3 टाइप्स की होती हैं, वो तीनों हमने अभी डिस्कस किया। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो कौन सा रेनफॉल का टाइप है जिसमें एक माउंटेन मॉइस्ट एयर के लिए बैरियर का काम करता है। तो इसका राइट आंसर है ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी राहत वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई समर्स एंड वेट विंटर्स? निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता है शुष्क ग्रीष्मकाल और ठंडी गीली सर्दियां? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु। ये इक्वेटर है और ये 30 डिग्री लैटिट्यूड और 40 डिग्री लैटिट्यूड है। तो 30 डिग्री लैटिट्यूड और 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो एरिया है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है। दोनों हेमिस्फेयर में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी और साउथ हेमिस्फेयर में भी, जो एरिया 30 डिग्री लैटिट्यूड और 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है, इस एरिया में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है। और यहाँ पे ड्राई और हॉट समर होता है और कूल और रेनी विंटर होता है। और इन एरियाज में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है और यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की खास बात ये है कि ऐसा क्लाइमेट हर एक कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे होता है। इस पिक्चर में भी आप भी रेड मार्क्स देखें, हर एक कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे हैं। ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है। तो हर एक कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे ऐसा क्लाइमेट होता है। जैसे एशिया का वेस्ट साइड देखिए यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न साइड यहाँ पे, अफ्रीका का वेस्टर्न साइड ये ईस्ट साइड है और ये वेस्टर्न साइड है। साउथ अफ्रीका में भी ये वेस्ट साइड पे ही ऐसा क्लाइमेट है और नॉर्थ अमेरिका में भी वेस्ट साइड पे ऐसा क्लाइमेट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि अभी तक के क्वेश्चंस और उनके डिस्क्रिप्शंस अगर आपको अच्छे लगे, आपको हेल्पफुल लगे और आप उन्हें समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स में जो किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करें। और फ्यूचर में ऐसी और भी अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी लीचिंग की प्रक्रिया से बनती है? तो सबसे पहले समझते हैं कि लीचिंग क्या होता है। लीचिंग को निक्षालन क्रिया भी कहते हैं। जब कभी भारी वर्षा होती है या फिर पानी का बहाव होता है, तो उसकी वजह से जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो उस पानी में घुल करके अलग हो जाती है और उसके साथ में जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पानी में न्यूट्रिएंट्स घुल जाते हैं, वो भी बह जाते हैं। तो वो मिट्टी जो पानी के साथ बह करके गई वो किसी और जगह पे डिपॉजिट हो जाती है और धीरे धीरे वो क्रिस्टलाइज होती है, तो वो एक अलग मिट्टी बन जाती है जिसे लेटराइट सॉइल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन मानसून? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून की विशेषता नहीं है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी मौसम के अनुसार हवाओं का उलटफेर होना। तो ये भारतीय मानसून की विशेषता है, क्योंकि जो इंडियन मानसून है वो जून में साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है और सितंबर के मंथ में उसका रिवर्सल हो जाता है, यानी उसका उलटफेर हो जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है हैवी रेनफॉल, ये भी इंडियन मानसून का एक फीचर है। थर्ड है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यानी वर्ष भर वर्षा का एक समान वितरण। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पूरे वर्ष रेनफॉल का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यानी एक समान वितरण नहीं होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरियाज ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप पर कम दबाव वाले क्षेत्रों का निर्माण होना। तो ये ऑप्शन सही है। जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लो प्रेशर एरिया बनता है तो वो मॉनसून विंड्स को अपनी तरफ पुल करता है। तो ये ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन मानसून? तो इसका राइट आंसर है सी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज एट रिवर माउथ्स? निम्नलिखित में से कौन सा नदी के मुहाने पर डेल्टा के गठन का मुख्य कारण है?
डेल्टा फॉर्मेशन में जो सेडिमेंट्स रिवर के साथ आते हैं वो डिपॉजिट होते जाते हैं और डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब कोई नदी समुद्र से मिलती है तो उसके मुहाने पे जो नदी के साथ में सेडिमेंट्स आए हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं और इस तरह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, महाद्वीपीय बहाव शब्द पहली बार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। इस सिद्धांत को अल्फ्रेड वेगनर ने 1915 में प्रस्तावित किया था और ये सिद्धांत कहता है कि जो पृथ्वी पे कॉन्टिनेंट्स हैं यानी जो महाद्वीप हैं वो हमेशा मूव करते हैं और वो मूव कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मिड ओशन रिजेस? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मध्य महासागर लकीरों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र तल का फैलाव। इसे हम इस पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। समुद्र के तल पे यानी सी फ्लोर पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो स्प्रेड करती हैं, वो डाइवर्ज करती हैं यानी एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो सी फ्लोर स्प्रेड करता है। और जब सी फ्लोर स्प्रेड कर जाता है तो उसके अंदर से जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है और ऊपर आकर के वो सी फ्लोर पे स्प्रेड कर जाता है और ओशन में एक नया क्रस्ट फॉर्म करता है। और इसकी वजह से समुद्र के अंदर दो साइड में माउंटेन रेंज फॉर्म हो जाते हैं और बीच में एक बड़ा डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है जिसे मिड ओशन रिज कहते हैं। तो मिड ओशन रिज का फॉर्मेशन समुद्र तल के फैलने से यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रोपोपॉज इज अ बाउंड्री बिटवीन विच टू लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? ट्रोपोपॉज वायुमंडल की किन दो परतों के बीच की सीमा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहला जो निचला लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर जिसे शोभ मंडल कहते हैं। दूसरा है स्ट्राटोस्फेयर जिसे समताप मंडल कहते हैं और तीसरा है मेसोस्फेयर जिसे मध्य मंडल कहते हैं। चौथा है थर्मोस्फेयर जिसे ताप मंडल कहते हैं और पांचवा है एक्सोस्फेयर जिसे बहिर्मंडल कहते हैं। तो जो ट्रोपोस्फेयर है यानी जो शोभ मंडल है यहाँ पे सारी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं और जो स्ट्राटोस्फेयर है यानी समताप मंडल है यहाँ पे हमारा ओजोन लेयर स्थित है। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्राटोस्फेयर में यानी फर्स्ट और सेकेंड लेयर के बीच में एक लेयर है जिसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो ट्रोपोपॉज स्ट्राटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि ट्रोपोपॉज ट्रोपोस्फेयर और स्ट्राटोस्फेयर के बीच में लोकेटेड है यानी शोभ सीमा शोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में स्थित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस आपको यूजफुल लगे, आपको हेल्पफुल लगे और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।